चलिए, कम्युनल वायलेंस में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ इन इंडिया पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कम्युनल वायलेंस के टॉपिक पर आज 4th लेक्चर रखा है। देखिए, इतने लेक्चर इसलिए बन जाते हैं क्योंकि टॉपिक्स आर हाईली इंटीग्रेटिंग, मतलब एक इशू दूसरा तीसरे चौथे से जुड़ता है। पर हमारे एग्ज़ाम्स, हम अगर टॉपिक कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्रिएट होता है, हम क्यों कर रहे हैं? हम कोई भी टॉपिक इसलिए कर रहे हैं कि रियल सेंस में वो कंसर्न है हमारी सोसाइटी का, इंडिया का, इवन वो ग्लोबल कंसर्न है। और अगर वो रियल कंसर्न है हमारी सोसाइटी का या कोई रियल ग्लोबल कंसर्न है, नेचुरली वो एग्ज़ाम का हिस्सा है, क्योंकि हम उन्हीं कंसर्न्स को सॉल्व करने के लिए सिविल सर्वेंट बन के जाने वाले हैं। तो नेचुरली वो रियल कंसर्न्स एग्ज़ाम का हिस्सा है। और अगर वो कंसर्न्स इतने ही रियल हैं तो फिर हम उनसे कन्विंस्ड होने ज़रूरी है। वो हमें शैलो मैनर में या सुपरफिशियल मैनर में अगर समझ आएंगे तो हमारी रेंज बहुत लिमिटेड हो जाएगी कि किसी तरह की मॉक टेस्ट प्रैक्टिस में या क्वेश्चन प्रैक्टिस में हमने उसे कभी देखा तो है, एनकाउंटर तो किया है, सुना सा तो है कम्युनलिज्म, सुना सा तो है कम्युनल वायलेंस, बट हमने वो रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज़ गेन नहीं की उसमें, जो उस पर आधारित यदि किसी भी तरह का कोई रेलेवेंट क्वेश्चन आ जाए बड़ा ऑर्गेनिक सेंस में तो हम आंसर कर पाए। हम उसमें इतने कन्विंस्ड हुए नहीं, हमने उसे किसी तरह से बस कवर अप किया। हमने उससे जुड़ी कोई 2 पेजेस लिख लिए या 1-1.5 पेज लिख लिया, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया थोड़ा बहुत। तो फिर मैं चाहता हूँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, फिर तो ऐसे टॉपिक्स को छेड़ना ही नहीं चाहिए। फिर हमें वही चीज़ें करनी चाहिए जो चीज़ें बहुत ज़्यादा चर्चा में है इस बात को लेके कि ये तो एग्ज़ाम का कोर एरिया है। बट अगर हम ऐसे टॉपिक से डील करते हैं तो फिर हमें इसे कंप्लीट करना चाहिए। कंप्लीट इन द सेंस कि हमें इसे इस मैनर में करना चाहिए कि ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग का पार्ट बने। बेसिक अंडरस्टैंडिंग मतलब समाज को लेकर के जो हमारा विचार है, उस विचार के दायरे में ये भी आ जाए कि ऐसा भी है हमारे समाज में, सांप्रदायिक शक्तियां हैं, सांप्रदायिकता है, और वो इन कारणों से है। जितने ऑर्गेनिकली आप ये बताते हैं कि आपने कल रात को बाहर का कुछ ऐसा खाना खाया कि आपको मिडनाइट के अराउंड जाके फील हुआ कि आपका पेट खराब हो गया है, तो लुक, यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर हेल्थ। वाई? बिकॉज यू आर अवेयर्ड अबाउट योर हेल्थ, यू आर विजिलेंट अबाउट योर हेल्थ। सिमिलरली आप समाज से कंसर्न रखते हुए मुद्दों पर अगर वेल अवेयर्ड होंगे, अच्छे से विजिलेंट होंगे, जागरूक होंगे पूरी तरह से, आप बेहतर मैनर में उसके उत्तर करेंगे, उसका समाधान करेंगे, द रेमेडीज। देखिए, एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चंस के बजाय आंसर्स इसलिए मांगे जाते हैं, वो ये जांचते हैं कि आपका जो बेसिक सिस्टम ऑफ नॉलेज है वो किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। अगर वो क्लियर हो जाए एग्ज़ामिनर को, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेनिंग के माध्यम से आपको फिर एक डायरेक्शन दे पाती है कल को कि हम इन्हें अब इस तरह से तैयार कर लेंगे। क्वेश्चंस इसलिए पूछे जाते हैं, आंसर आप इसलिए करते हो। तो अगर हमारे अंदर एक वो माइंडसेट क्रिएट होता है टॉपिक को समझ के, तो ही टॉपिक करने का कोई लाभ है। वरना हम एग्ज़ाम में कुछ मार्क्स से रहते रहेंगे, ज़्यादा मार्क्स से भी रहते रहेंगे, और हम हर बार ये कहते रहेंगे कमियां कहाँ हैं, पकड़ो, रेक्टिफाई करो, एग्ज़ाम क्लियर क्यों नहीं हो रहा, मेंस क्यों नहीं हो रहा, और हम उसके सॉल्यूशंस टेक्निकलिटी में ढूंढते रहेंगे। शायद मेरी लिखने की स्पीड कम है, शायद मेरा वे ऑफ एक्सप्रेशन गलत है, शायद मेरा आंसर एक्सप्रेस कर सही नहीं होता, मेरी राइटिंग में प्रॉब्लम। मेन एलिमेंट है इसकी, आपकी तो अंडरस्टैंडिंग में ही अभी प्रॉब्लम चल रही है। यू आर लैकिंग द वेरी अंडरस्टैंडिंग विच इज़ रिक्वायर्ड। क्योंकि किसी की अगर राइटिंग में इशू है या किसी की प्रेजेंटेशन में इशू है, इट इज़ अ मैटर ऑफ 1 or 2 डे ओनली। प्रेजेंटेशन तो 2 मिनट में सुधार दें आपकी, भाई ऐसे ऐसे पॉइंट्स बना दिया करो, पैराग्राफ बनाया करो, और थोड़ा राइटिंग ऐसे रखो। बट अगर किसी की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, वो मल्टीपल अटैम्प्ट्स के बाद भी रेक्टिफाई नहीं हो रही, तभी तो कंटिन्यूसली फेलियर फेस हो रहा है ना। एक मेंस नहीं हुआ, 2 मेंस नहीं हुआ, 3 मेंस, क्या कारण है, क्यों नहीं हो रहा भाई? क्योंकि जिधर वर्क करना है उसकी बजाय वर्क कहीं और किया जा रहा है। वर्क होना चाहिए एक अंडरस्टैंडिंग पे। तो क्वेश्चंस ऑन सच इश्यूज, दे आर वेरी वेरी वेरी, यू कैन से डीप, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इन इटसेल्फ, वेरी मल्टीफेसेटेड।
कौन से कॉन्सेप्ट ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, कॉन्सेप्ट ऑन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एंड यूनिटी, कॉन्सेप्ट ऑन रीजनलिज्म, कास्टिज्म, concept on communalism, secessionism, concept of secularism, they are multi-pronged concepts. इनकी बहुत बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग होगी तो ही आपकी विचारधारा बनेगी उस दिशा में, तो आप उत्तर कर पाओगे, वरना आंसर नहीं हो पाएगा। और ऐसे सब्जेक्ट मैटर को एग्जामिनर चुनते भी हैं मेजॉरली जहाँ वो लोग ज़्यादा असेस कर पाए आपकी पर्सनैलिटी को, जैसे ऐसे के लिए चुन लिया, वहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप होता है उनके पास आपको असेस करने के लिए। एथिक्स में चुन लिया, जनरल स्टडीज़ के बाकी सब्जेक्ट का पार्ट तो रहते ही हैं, बट ये एक्सटेंड होते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी, तो वो वहाँ भी इन्हें पूछ सकते हैं आपसे। सो दैट इज़ वाई इट इज़ द रिक्वायरमेंट कि अगर कर रहे हैं तो कन्विंसिंग मैनर में करना चाहिए, समझ आ जाए संपूर्ण, इस मैनर में करना चाहिए। लेकिन अगर इस मैनर में नहीं करना है तो फिर इन्हें करना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर ये रिजल्ट में यील्ड नहीं करके देंगे आपको, कुछ आपको मिलेगा नहीं। सुना सुना सा या पढ़ा पढ़ा सा या देखा देखा सा काम नहीं आता सिविल्स में, कि हाँ कम्युनलिज्म है, धर्म के आधार पर लोग लड़ते हैं और जो है ये इससे समाज को बहुत नुकसान पहुंचता है, इससे एकता अखंडता भंग होती है। देखो इतना शैलो नहीं जाएगा एग्ज़ाम, वो इससे आगे पूछेगा आपसे, आगे बढ़ कर के बात करेगा कि वैश्विक स्तर पर भारत आज की डेट में अगर डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम्स में एक लीडिंग पोजीशन हायर करना चाहता है, तो ऐसे में भारत की आंतरिक सुरक्षा, भारत जैसे विविध समाज की आंतरिक सुरक्षा आज कितनी बड़ी चुनौती है भारत के लिए। देखिए उसे उस एग्जामिनर ने इसे कितने एंगल से जोड़ दिया कि आप लीड करना चाहते हैं उन 4 मोहल्लों को जाके और आपके अपने घर में कलेश हैं, तो लीड कैसे कर लोगे, व्यक्ति कैसे मैनेज कर लेगा। और आप वैश्विक स्तर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑन द फ्रंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, ट्रेड एंड कॉमर्स, इकोनॉमी, यू वांट टू लीड द नेशन, है ना। आप एक पैनल भूमिका निभाना चाह रहे हैं, आप अग्रिम पंक्ति में आना चाह रहे हैं विश्व के स्तर पर, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। तो ऐसे में आपके देश के भीतर जो विविधता है वही मैनेजेबल नहीं है, कई तरह के रोष हैं, कई तरह की इनसिक्योरिटीज़ हैं, थ्रेट्स हैं, आप उनको कैसे पार पाएंगे पहले ये बताइए। ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। इसी समय भारत से पूछा जा सकता है यूनाइटेड नेशंस में कि आप वैश्विक लीडरशिप का, ग्लोबल लीडरशिप का रोल कैसे निभाएंगे। आप मणिपुर में बताइए आपने क्या प्रोसेस अपनाया, आप बताइए आपने नूह में क्या प्रोसेस अपनाया, आपने कैसे डील किया, प्रेजेंट करिए, आप अपना रिकॉर्ड बताइए। तो देन वी हैव टू बी वेरी वेरी यू कैन से वेल वर्स्ड विद सच टॉपिक्स, हमें इनकी जानकारी होनी होगी, क्योंकि ये सत्य है उस समाज का जो समाज कई मान्यता, कई विचारों को मानता है, कई धर्म और पंथों को जगह देता है, और ऐसे में हमारा समाज लोकतांत्रिक है जो सबको समान अधिकार भी देता है। तो ऐसे में इच्छाएं, एक्सपेक्टेशंस कम्युनिटीज़ की बढ़ जाती हैं, तो फिर ऐसे स्ट्रगल्स होने बनते हैं, ऐसे संघर्ष दिखते हैं दो कम्युनिटीज़ के बीच में, क्योंकि दोनों ही संविधान से अपना विकास मांग रहे हैं, क्योंकि संविधान इसे ऑफ़र कर रहा है, हमने नेचर ऐसा अपनाया है देश का। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट्स, ये टॉपिक्स शैलो मैनर में कभी किसी इंटरव्यू पैनल में या मेंस में या लाइफ में किसी फोरम पे आप शैलो सेंस में डिस्कस नहीं कर सकते। ये बहुत ऑर्गेनिकली आपकी बॉडी में कन्विंस्ड मैनर में अंडरस्टूड होने चाहिए। ओके, इसलिए हमें ये चर्चा करनी पड़ती है ताकि आप रियल सेंस में टॉपिक को समझें, जिएं उसे, और आगे जा कर के वो आप में से अभिव्यक्त हो ऐसे जैसे ऑर्गेनिकली कुछ आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम नैसर्गिक रूप में चीज़ें आ रही हैं। ओके, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। तो हमने कल तक जो पढ़ा, कल के लेक्चर में हमने अलग अलग जो विद्वान है या विचारधाराएं हैं वो कम्युनल वायलेंस को कैसे कैसे देखती हैं, हमने ये समझा। हमने देखा कि मार्क्सिस्ट इसे क्लास स्ट्रगल के रूप में देखते हैं। देयर इज़ अ बर्जुआ क्लास एंड देयर इज़ प्रोलेटेरिएट, इनके बीच का एक मास क्लास स्ट्रगल है, और वो इसलिए है क्योंकि देयर आर 2 क्लासेस। एक क्लास रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट के लिए एक्सप्लॉइट कर रही है और दूसरी क्लास इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है, और वो इकोनॉमिकली इसलिए डिप्राइव्ड है क्योंकि वो मार्केट को कंट्रोल नहीं कर रही, मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं द बर्जुआस, एम्प्लॉयर्स, द ट्रेडर्स, द मर्चेंट्स।
द कैपिटलिस्ट। ऐसे में अब वो संघर्ष कर रहे हैं कि मार्केट कंट्रोल हमारे हाथ में आए, यानी कि रिसोर्सेज को हम कंट्रोल करें। और मार्केट को कंट्रोल करने को लेकर के किया गया ये एक संघर्ष जो है, ये अल्टीमेटली इसी कारण से हुआ क्योंकि देयर आर क्लास डिविजन्स, और वो इसलिए हुई क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रीवेशंस आर देयर। और यही कारण है कि दो कम्युनिटी या दो खेमे एक दूसरे के खिलाफ हैं। वो कम्युनलिज्म को इससे जोड़ के देखते हैं। हमने इसे समझा बहुत अच्छे से। हमने देखा कि कई ग्रुप इसे रिलीजन का आधार दे करके चलते हैं, कई इसे पॉलिटिक्स के आधार पर देखते हैं कि सत्ता को कंट्रोल करने की ये लड़ाई है, और सोशलॉजिस्ट इसे इस तरह से देखते हैं कि कई तरह के सोशल ऑर्डर की माल फंक्शनिंग्स हैं, जिसकी वजह से कई तरह की फ्रस्ट्रेशंस हैं, सोशल टेंशन्स हैं, कई डिप्रीवेशंस हैं। ये उनके कारण उत्पन्न हुई समस्या है। हमने इन्हें सबको देखा। अब इसी से आगे बढ़ेंगे। हम देखें आज़ादी के बाद भारत में ये समस्या अगर बनी तो क्यों बनी, किस कारणों से बनी। उसके कारण ये हैं। देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस दो आर गवर्नमेंट क्लेम टू फॉलो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी, या कई बार इसे सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी भी कहते हैं। आप इकोनॉमी की किताबों में पढ़ेंगे तो इसे सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी कह देते हैं। तो हमारी सरकारों ने ये वायदा तो किया आज़ादी के बाद कि भारत सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी फॉलो करेगा, बट इन प्रैक्टिस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज बेस्ड मोर ऑन कैपिटलिस्ट पैटर्न। ध्यान से समझिए। देखिए, इंडिया जब अंडर द ब्रिटिश रूल था, उस दौरान हमारे डिफरेंट सेक्टर्स डिवास्टेट हुए। सबसे पहली चीज़ ये कि हमारी इंडस्ट्रीज़ को बहुत नुकसान पहुंचाया ब्रिटिशर्स ने, और हमारी इंडस्ट्रीज़ मैकेनाइज होने की बजाय, डेवलप होने की बजाय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई इंडिया में। यानी कि हमारे देश में जितने भी आर्टिजनल ग्रुप रहते थे, आर्टिजन्स जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे, प्रोडक्शन करते थे, उन सब का रोज़गार धंधा ख़त्म हो गया ब्रिटिश रूल के समय में। उसका कारण ये था कि जो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है उसने ग्लोबल मार्केट कैप्चर कर रखी थी, और जब तक वो ग्लोबल मार्केट कैप्चर करके चलता, ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट सर्व नहीं होते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स उस समय में मशीन बेस्ड प्रोडक्ट बनाने लगे थे, और वो ये चाहते थे कि पूरे विश्व के बाज़ारों में उन्हीं का ये मशीन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट सेल हो, और पूरे विश्व के बाज़ारों में ही नहीं, भारत के बाज़ारों में भी वही चीज़ बिकनी चाहिए। ऐसे में अगर इंडियन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट उन्हें एक स्टिफ कंपटीशन ऑफ़र कर रहा था, तो ये ज़रूरी था कि इन प्रोडक्ट्स को मार्केट से एलिमिनेट किया जाए। और ब्रिटिशर्स ने इन प्रोडक्ट्स को हेल्दी इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस से एलिमिनेट नहीं किया, उन्होंने माल प्रैक्टिसेस यूटिलाइज़ की, क्योंकि वो एक एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ एक कंपनी जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी होने के साथ साथ एक शासक भी बन गए। उन्होंने भारत पर शासन करना शुरू किया। वो एक इम्पीरियलिस्ट पावर के रूप में काम कर रहे थे। इसी के तहत फिर उन्होंने जब ये माल प्रैक्टिसेस फॉलो की, उन्होंने हमारे लैंड, हमारी लेबर, हमारी मार्केट, सब कुछ कैप्चर किया अपनी कंट्री की इकोनॉमी के वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। तो ये एक तरह का कॉलोनियलिज्म का दौर था। भारत उनके लिए एक कॉलोनी बनी, जिस कॉलोनी का पर्पस है मदर कंट्री को या जो मेन लैंड है उसे फ्लरिश कराना। इस कॉलोनियलिस्ट टेंडेंसी के साथ ब्रिटिशर्स ने भारत में कई तरह की चीज़ें अपनाई, जिनमें से आप ऐसा मान सकते हैं कि ब्रिटिश प्रोडक्ट्स जब इंडिया में आया करते थे तो किसी भी तरह की उन पर ड्यूटी नहीं लगती थी, वो ड्यूटी फ्री होते थे। लेकिन साइमल्टेनियसली जब इंडियन प्रोडक्ट्स ब्रिटेन जाया करते थे तो उन पर बहुत हैवी ड्यूटी लगती थी ड्यूरिंग द एंट्री। इसकी वजह से इंडियन प्रोडक्ट्स ब्रिटिश मार्केट में बहुत महंगे हो जाते थे, जिसके लिए कस्टमर उसे ख़रीद नहीं पाता था, और ब्रिटिश प्रोडक्ट ब्रिटिश मार्केट में धड़ल्ले से बिकते थे। ये चीज़ें जहाँ एक तरफ से ब्रिटिश मार्केट से नुकसान हुआ भारतीय प्रोडक्ट को, फिर दुनिया भर में क्योंकि यूरोपियंस का कॉलोनियलिज्म था, उसमें से ख़ास तौर पर ब्रिटिशर्स के पास तमाम इलाके थे, उन सारी जगहों पर ब्रिटिशर्स ने ये नियम अपनाया। धीरे धीरे उन्होंने टैक्सेशन लॉज भारत में ऐसे किए, एग्रीकल्चरल रेवेन्यू इस मैनर में हासिल करना शुरू किया। यहाँ पर आकर के हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर को जो कॉटेज बेस्ड था घरेलू लेवल पर, उसे जो रॉ मटेरियल मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कॉटन और या फिर इन द फॉर्म ऑफ यार्न, ब्रिटिशर्स ने उसे कंट्रोल कर लिया। और वो कॉटन, वो यार्न बिल्कुल औने पौने दाम पर या सस्ता
ब्रिटेन जाता था और वो ब्रिटिश मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल बनता था। एक तरफ तो भारत का बहुमूल्य खेती बाड़ी का प्रोडक्ट यानी कि कॉटन ले जाया जा रहा है, और वो भी बहुत ही औने पौने दामों पर, और दूसरी तरफ वही कॉटन से बना हुआ यार्न हमारे देश के टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर को यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री बेस्ड आर्टिजन्स को उपलब्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स मेन ट्रेडिंग भूमिका भी निभाने लगे और वो बहुत महंगा उपलब्ध होने लगा। महंगा कॉटन यार्न यूज़ करके आप महंगा ही आउटपुट देंगे, और वो महंगा आउटपुट ना तो भारत में ना विश्व भर में सर्वाइव कर पा रहा था, क्योंकि मशीन के बेस पर बना बल्क प्रोडक्ट ब्रिटिशर्स सस्ते में बेच रहे थे। देयर वर मैनी प्रैक्टिसेस जो उन्होंने फॉलो की, इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया, इंडिया की एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचाया, कमर्शलाइजेशन के वाया फूड ग्रेन्स की कमी हो गई, कमर्शियल क्रॉप्स उगवाई, और फिर अल्टीमेटली उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में दामों की गिरावट के कारण अपनी सही कीमतें नहीं मिली, और वो किसान कर्जे के नीचे चले गए, किसान डेट ट्रैप में चला गया। इस तरह से किसानी को नुकसान पहुंचाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया में नहीं की गई, भारत से तमाम तरह के लगान वसूले गए, और इंटरनेशनल कैंपेन से लेकर के भारत को मैनेज करने के लिए जितने भी ब्रिटिश अधिकारी हैं उनके लिए भारी भरकम सैलरीज़, और भारत को ब्रिटिश कॉलोनी के लिए ब्रिटिश क्राउन के लिए एज अ कॉलोनी रेगुलेट करने के लिए जो सेक्रेटरी का ऑफिस मेंटेन किया ब्रिटेन में, उसका सारा खर्चा भारत से लिया गया। ऐसे तमाम खर्चों के रूप में भारत से लिया गया धन भारत के लिए ही कैपिटल फॉर्मेशन की कमी पैदा करके गया। तो भारत का धन भी ड्रेन कर लिया, भारत की इंडस्ट्री को भी ख़त्म किया, भारत की किसानी को भी नुकसान पहुंचाया। इन सब परिस्थितियों में भारत खड़ा है आज़ाद होकर के 15 अगस्त 1947 को। ऐसे में जो भारत देश के नेताओं को मिला, उसके आगे भारत को डेमोक्रेटिक फॉर्म में, तो एक तो भारत ने प्रॉमिस किया है कि डेमोक्रेटिक रहेगा, ये डेमोक्रेटिक नेशन वो होगा जो, ये एक ऐसा डेमोक्रेटिक नेशन नहीं है जो नेशन एक ऐसी सोसाइटी से बना हो जो सोसाइटी बहुत ही होमोजेनस हो, नहीं, ये बिल्कुल नहीं समझना। ये इंडियन नेशन ऐसी सोसाइटीज़ से बना है, यानी कि ऐसी कम्युनिटीज़ से बना है जो बहुत ही हेट्रोजीनस है, यानी कि बहुत बड़ी डाइवर्सिटी, विविधता है। भारत में लैंग्वेज से लेके लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम, कल्चर, मैनर, तमाम तरह की डाइवर्सिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। इतनी डाइवर्स कम्युनिटीज़ से बना एक सोसाइटी, उस सोसाइटी ने खुद को नेशन डिक्लेयर किया है और वो चलेगा डेमोक्रेटिकली, तो इस नेशन से हर कम्युनिटी की अपनी ही अलग एक्सपेक्टेशंस हैं। कम्युनिटीज़ अपने लेवल पे एक्सपेक्टेशन रख रही हैं, यूथ हर कम्युनिटी का अपने आज़ाद देश की सरकार से कई एक्सपेक्टेशन रख रहा है, किसान की तमाम तरह की एक्सपेक्टेशन है, इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऑल द सेगमेंट्स दे वर एक्सपेक्टिंग वेरी हाई from the government, because the government was democratic. What do you mean by the democratic? Government was accountable to the people. सरकार लोगों को अकाउंटेबल थी, सरकार लोगों ने बनाई थी, लोगों ही में से चुने हुए लोगों के द्वारा बनाई गई थी। तो इस वजह से ये लोकतांत्रिक ढांचा था, हमें सबको सर्व करना था। भारत ने एक सेकुलर कैरेक्टर अपना रखा था और देश ने प्रॉमिस किया था कि उसका नेचर वेलफेयर होगा, वो कल्याणकारी राज्य होगा, पुलिस स्टेट नहीं होगा, डंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसे में एक आज़ाद भारत ने अपने आप से क्या वायदा किया? समाधान यही देखा कि इंडिया को सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी फॉलो करना पड़ेगा। क्या है मतलब इस बात का? मतलब ये है कि अगर ये जो देश है, इस देश के तमाम रिसोर्सेज हैं जितने भी तरह के, वो चाहे एग्रीकल्चर था या मिनरल है, चाहे वो किसी तरह से वाटर रिसोर्सेज है या एयर, लैंड, बीट एनीथिंग, ऑल द रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज स्टेट को कंट्रोल करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट को स्टेट को क्यों कंट्रोल करने पड़ेंगे? इन रिसोर्सेज को नर्चर करने के लिए जिस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट प्लेयर नहीं दे पाएगा, ये प्राइवेट प्लेयर ऑफ़र नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट प्लेयर के पास ना तो उतनी मनी है, यानी कि कैपिटल। सेकंड, प्राइवेट प्लेयर के पास ना तो उतनी मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ है जो स्टेट के पास है इस समय। थर्ड, प्राइवेट प्लेयर उतने पेशेंस और वेट नहीं करेगा जितना समय लगेगा इन प्रोजेक्ट्स के द्वारा बेनिफिट देने में। तो इनके जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबे हैं, ये बहुत देर के बाद लाभ देना शुरू करेंगे। इस वजह से प्राइवेट प्लेयर उस समय तक रुकेगा नहीं, और जब अगर कुछ रिटर्न्स आएंगे भी तो
प्रॉफिट्स बहुत ही मीगर होंगे या हो सकता है ना भी हों, बहुत ही मीगर प्रॉफिट्स होंगे या ना, द प्राइवेट प्लेयर विल नॉट डू दैट। और अल्टीमेटली अगर कोई बेनिफिट्स एक्यूमुलेट होते भी हैं तो प्राइवेट प्लेयर मेजॉरली उसे अपने लिए ही कॉर्नर करेगा, जबकि हमें बेनिफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कराने हैं। तो ऐसे में ये माना गया कि एक कंपल्सिव सिचुएशन है कि रिसोर्स डेवलपमेंट स्टेट ही करे। स्टेट शुड लीड द पोजीशन, स्टेट शुड लीड द इकोनॉमी। तो स्टेट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ ही हो तो चल पाएगा, राज्य को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि पैसा उतना राज्य के पास है, भारतीय राज्य सरकार आगे आए, पैसा उतना सरकार ही के पास है, सरकार को लोन भी मिलेंगे सॉवरेन गारंटी के नाम पर, सरकार के पास अपनी एक्सपर्टीज़ है, सरकार पेशेंस रख सकती है बड़े बड़े मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लगाने के बाद उनके रिटर्न्स आने का। और उतने बड़े साइज़ के प्रोजेक्ट भाखड़ा नंगल है, चाहे दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, प्राइवेट प्लेयर इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। सरकार कर भी पाएगी, सरकार पेशेंस भी रखेगी कि रिटर्न आने में टाइम लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि सरकार ये अश्योर करेगी कि देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब कि जिन जिन क्षेत्रों में प्राइवेट प्लेयर नहीं जाए वहाँ भी विकास पहुँचाना ज़रूरी था। तो लोपसाइडेड रीजनल डेवलपमेंट ना हो जाए, अनइवन रीजनल डेवलपमेंट ना हो जाए, इसलिए ज़रूरी था कि राज्य ही मेन इकोनॉमी को लीड करे, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर नेचुरली उन सिटीज़ में, उन प्रोजेक्ट्स में, उन एरियाज़ में पैसा लगाएगा जहाँ से रिटर्न्स आना अश्योर्ड है। तो ऐसे में वो सिटीज़, वो सेक्टर्स, वो रीजन्स तो पिछड़ ही जाएंगे जो पहले से ही पिछड़े हुए हैं। और ऐसे में तमाम एरिया तो भारत के पिछड़े ही हुए थे, तो भारत तो पिछड़े का पिछड़ा ही रह जाता। एक भारत में एक छोटा सा एक ऐसा इंडिया क्रिएट हो जाता जो बड़ा विकसित हो रहा है, पर तमाम भारत पिछड़ जाता। ऐसी परिस्थितियों में भारत एक यूनाइटेड एक नेशन की फॉर्म में आगे नहीं बढ़ पाता। तो रीजनली बैलेंस्ड डेवलपमेंट करना ज़रूरी था। इसीलिए आप देखेंगे कि यूपी में, बिहार में, साउथ इंडिया में के कई राज्यों में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में ऐसे ऐसे फर्टिलाइज़र्स के कारखाने खुले हैं, स्टील प्लांट्स खुले हैं, ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी खोले गए जो शायद वहाँ होने का कोई टेक्निकल लॉजिक उतना बनता नहीं, फिर भी खोले गए कि उन्हें वहाँ खोला जाए वहाँ के लोगों को रोज़गार देने के लिए, उन्हें खोला जाए कि वहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचे, सड़कें पहुँचे, बिजली पहुँचे, उन्हें खोला जाए कि वो एक सेंटर ऑफ ग्रोथ का काम करें, उसके आसपास बाज़ार बनेंगे। आप देखें कैसे मंडी में आपको आईआईटी बना करके दिया है, देयर इज़ आईआईटी इन द मंडी एरिया, और धीरे धीरे वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ भी फिर पहुँचेंगी। आप देख सकते हैं नंगल में फर्टिलाइज़र प्लांट है, नंगल एक छोटा सा टाउन है, बट अब वो प्लांट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लोग वहाँ पर बस रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, उस टाउन का अपना एक महत्व है। चाहे फिर वो सिंदरी का कारखाना है, चाहे वो अलग अलग डीजल इंजन्स बनाने के कारखाने, तो आप देख सकते हैं कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री है। अब लॉजिक है कि भाई ऐसी कौन सी आयरन ओर की माइनिंग हो रही है वहाँ पे, या ऐसी कौन सी कोल की माइनिंग हो रही है वहाँ पे, बट वहाँ पे फैक्ट्री है, तो दिमाग से सोच करके देखिए कि कोई व्यवस्था के तहत ही वहाँ लगाई गई कि डेवलपमेंट को वहाँ तक पहुँचाना है, लेकर के जाना है। तो तमाम ऐसे प्लान्स अपनाए गए उस समय में कि एक बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट करनी ज़रूरी है। इसकी वजह से जिन क्षेत्रों में विकास अभी नहीं है वहाँ ऐसे प्रोजेक्ट लगाएं कि विकास वहाँ पहुँचे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन किए जाएं कि लोग वहाँ स्किल्ड हो जाएं, डेवलपमेंट वहाँ पर भी हो जाए। ये फैसला सरकार ही ले सकती थी, क्योंकि अगर कोई नुकसान भी हुए तो सरकारी खजाने से उनकी पूर्ति हो जाएगी। प्राइवेट प्लेयर सर्वाइव नहीं कर सकता ऐसे, सरकार के खजाने में तो सरकार घाटे में भी जा रही है तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। इसी तरह से अगर प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर्स थे उन्हें नेशनलाइज़ किया गया, और नेशनलाइज करने का पर्पज़ भी यही था कि किसानों को लोन दिया जाए, गरीब वर्गों तक मदद पहुंचाई जाए, शिक्षा के लिए लोन दिए जाएं, उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दिए जाएं जिनसे रिटर्न्स अभी हाली तौर पर आ पानी थोड़ी मुमकिन नहीं है। फिर दूसरी तरफ मतलब आप इमेजिन कर लें कि आज भी अगर गांव देहात में जहां पर बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं है, आपको प्राइवेट बैंक नहीं मिलेगा, सरकारी बैंक की ब्रांच मिलेगी। कोई बहुत ज़्यादा बिजनेस वहाँ नहीं है, पर जिन जगहों पर लोगों को बैंकिंग हैबिट्स हो गई हैं, लोग सेव करने लगे हैं, पैसा जमा करने लगे हैं, प्राइवेट प्लेयर ये देखेगा और फिर वहाँ देखना प्राइवेट बैंक भी आ जाएगा। लेकिन शुरुआत तो वहाँ आप देखेंगे सरकारी बैंक से ही होगी। गांव-गांव में आपको एक छोटा सा 2 कमरे में, 1 कमरे में एक सरकारी बैंक मिल जाएगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत करना ज़रूरी है। पर ये सरकार ही कर सकती है,
वो ब्रांच घाटे में भी है, फिर भी उसे मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि हमने अपनाया है एक ऐसा राज्य, एक ऐसा स्टेट अपनाया इंडिया ने जिस स्टेट का चरित्र समाजवादी है, सोशलिस्ट है, मुनाफा ही कमाना, कैपिटलिस्ट नहीं है, सोशलिस्ट टेंडेंसी है। स्टेट ये देख रहा है कि सबका विकास होना ज़रूरी है, सबके अधिकारों को सुनिश्चित करना है, एंश्योर करना है, सबको एजुकेशन, सबको सैनिटेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट मिलना ज़रूरी है। ये सब हमारे कमिटमेंट थे नेशन बिल्डिंग के, कि इसीलिए हमने फिर ये कहा कि हमारी सोच पूंजीवादी ना होकर के समाजवादी होगी। तो हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जो अर्थव्यवस्था समाजवाद के सिद्धांत पर खड़ी होगी, पूंजीवाद के नहीं। हम एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जो समाजवाद के सिद्धांत पर खड़ा होगा, पूंजीवाद के नहीं। लेकिन हमने साथ ही साथ कई कमिटमेंट्स भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने समाजवादी सोच अपना ली रशिया वाली, ऐसा नहीं है कि हमने कम्युनिस्ट सोच अपना ली चाइना वाली, नेवर। कभी भी प्राइवेट प्लेयर की एंट्री के लिए मनाही नहीं है, पहले दिन से ही प्राइवेट प्लेयर एग्जिस्ट कर रहा है। सरकार ने ये कहा कि जो भी कोर एरियाज़ हैं, मेन एरियाज़ हैं, जो भी स्ट्रेटजिक सेक्टर्स हैं, जो भी बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं, जिनमें ये चीज़ों की ज़रूरत है और प्राइवेट प्लेयर अभी इनकेपेबल है, नहीं आ सकता, स्टेट लीड करेगा उन सेक्टर्स में। लेकिन उनके अगल बगल एंसिलरी इंडस्ट्री के रूप में प्राइवेट प्लेयर पहले दिन से अलाउड है। तो हमने प्राइवेट इकोनॉमी को, प्राइवेट सेक्टर को पहले दिन से नर्चर किया है। तभी यकायक एक दिन में ही जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर फाइनेंस मिनिस्टर 1991 में फैसला लेते हैं कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन करना है, वो विद इन अ मिनट्स इसलिए एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि 40 वर्षों से नर्चर हो रहा है एक प्राइवेट सेक्टर था। अगर रातों रात हमें प्राइवेट सेक्टर खड़ा करना होता तो ये नहीं होता, क्योंकि यूएसएसआर के डिमाइस के बाद 1991 के बाद कई ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस, कई सेंट्रल एशियन नेशंस जो पहले एक सोशलिस्ट इकोनॉमी का हिस्सा थे, आज दिन तक अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि ट्रांजिशंस बहुत मुश्किल हैं। अचानक से एक सोशलिस्ट स्टेट से इकोनॉमिक स्टेट की कैपिटलिस्ट स्टेट में बदलना, इट इज़ नॉट पॉसिबल, प्राइवेट इकोनॉमी में आना। बट इंडियन में मार्केट फोर्सेस, प्राइवेट प्लेयर्स, दे वर एग्जिस्टिंग, बट लीडिंग पोजीशन स्टेट ने ली हुई थी, लीडिंग पोजीशन सरकार ने ली हुई थी। प्राइवेट प्लेयर एंसिलरी इंडस्ट्री के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था और उसकी ज़रूरतें भी थी, क्योंकि हमने ये माना कि हमारे देश में इनकम का रीज़नेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनानी है हमने, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें समस्त व्यक्तियों के पास इतने संसाधन हो कि वो अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास कर सकें। सभी लोगों के साथ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस होना चाहिए। सभी लोग एक अगर राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, सबको वोट डालने के, चुनाव लड़ने के, अपना कैंडिडेट चुनने के, तो ये अधिकार सिर्फ ऐसे ही ना हो कि आप वोट डाल सकते हैं, चुनाव में खड़े हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। बात इतनी होनी चाहिए कि आपके पास एक विचार हो, आप एक वेल अवेयर्ड सोसाइटी हो, एक वेल एजुकेटेड सोसाइटी हो। जब भी आप किसी व्यक्ति को सिर्फ अपनी मतदान करने का अधिकार दे देंगे, वोटिंग का राइट दे देंगे और उस व्यक्ति की मत का विकास इंश्योर नहीं करेंगे, उसकी सोच, उसकी समझ, उसकी शिक्षा पर काम नहीं करेंगे, ऐसा लोकतंत्र भी सिर्फ और सिर्फ नाम का लोकतंत्र होता है। दिस इज़ ओनली अ लोकतंत्र इन थ्योरी, क्योंकि जिन लोगों को आपने वोटिंग राइट दिया है, अगर उन्हें सही गलत का अंतर करना नहीं आता, अगर उन्हें संविधान के मूल्यों का अर्थ ही पता नहीं, उन्हें संविधान जीना नहीं आता, लोकतंत्र के इंस्टीट्यूशंस की इम्पोर्टेंस क्लियर नहीं है और उन्हें मजबूत बनाना नहीं आता, तो ऐसा समाज भी उस लोकतंत्र के साथ कितने समय तक जी लेगा? वो लोकतंत्र वहाँ फेल हो जाएगा। इट इज़ इक्वली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट कि अगर आपने लोगों को डेमोक्रेसी दी है तो वो लोग भी वेल अवेयर्ड हों, वो वेल डेवलप्ड हों, ताकि डेमोक्रेसी एवर इवॉल्विंग हो, नर्चर हो, डेवलप हो। इसके लिए ज़रूरी है कि महिलाएं पिछड़ी हैं तो महिलाओं को खास अधिकार दे के आगे लाओ, गांव पिछड़े हैं तो गांव को शहरों के मुकाबले मुख्य धारा में लाओ, किसान पिछड़ा है तो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के साथ मिला के उसे आगे लाओ, इंडस्ट्री पिछड़ी है तो उसे आगे लेकर के आओ, कोई राज्य पिछड़ा है तो उसे आगे लेकर आओ, कोई क्षेत्र पिछड़ गया है तो आगे लेकर के आओ। लेकिन इन सब के लिए कई तरह के स्पेशल प्रोविजंस करने की ज़रूरत है,
कई तरह से एकोमोडेट करना पड़ेगा, बहुत सारे घाटे भी होंगे, नुकसान होंगे। ये राज्य ही कर सकता है, प्राइवेट प्लेयर ये नहीं करेगा। उसके कंसर्न्स ये नहीं होते, उसके कंसर्न्स प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, उसके कंसर्न्स इकोनॉमी होते हैं, उसका कंसर्न मार्केट होता है। वो अपनी चीनी दाल सस्ती नहीं बेच सकता है, 10 दिन 15 दिन की लोगों को अनाज मिलना चाहिए, उसकी दुकान ही बंद हो जाएगी, क्योंकि वो पीछे से बाज़ार की कीमतों पे चीनी ला रहा है ना, दाल ला रहा है ना। तो ऐसे में अगर सरकार आ जाए इन चीज़ों में कि वो आपसे गेहूं एक कीमत पर ले रही है, चीनी और चावल एक कीमत पर ले रही है, उसके बाद लोगों में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये में, बीच का जो घाटा है वो सरकार सरकारी खजानों से पूरा करती है, क्योंकि देश की जनता का ही धन है और देश ही की जनता को अनाज दिया है। तो उस धन का अगर अब उस जनता के लिए अनाज लेने में खर्चा हो गया है, ठीक है, देश की जनता से और मांग लेंगे, तो प्राइवेट प्लेयर ये नहीं कर सकता, आपसे ये नहीं कह सकता। तो देश को ज़रूरत थी एक ऐसे अर्थव्यवस्था की, एक ऐसी सोसाइटी की जो समाजवाद के आधार पर बने, सिद्धांत पर बने। एक एगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना ज़रूरी था। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां दे करके उनकी इनकम एम्पावरमेंट करनी ज़रूरी थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एम्प्लॉयमेंट ले जाना ज़रूरी था, गरीबी तभी टूटनी थी। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और हॉस्पिटल्स खोलने ज़रूरी थे सरकारी, ज़्यादा से ज़्यादा एम्स बनाने ज़रूरी थे सरकारी, जहाँ पे लोगों को अच्छी क्वालिटी का सस्ता या मुफ्त इलाज भी मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने ज़रूरी थे जो वेस्ट इन क्लास एजुकेशन ऑफ़र कर सकें वर्ल्ड लेवल पर, और वो भी बिल्कुल नेग्लिजिबल फ़ीस में। ये सब प्राइवेट प्लेयर नहीं करता। अगर ये जिम्मेदारी आईआईटी की और एम्स की और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सिविल हॉस्पिटल्स की प्राइवेट प्लेयर को दी जाती उन ज़मानों में, तो वही होना था जो आज़ादी के पहले हुआ। ज़मींदारों के बच्चे ही लंदन जा पाए बैरिस्ट्री करने, आप देख सकते हैं। इवन बड़ी मशक्क़त आई स्वामी विवेकानंद को शिकागो की धर्म संसद में जाने के लिए, कोई स्पॉन्सर करने को तैयार नहीं था। और तो चलिए बाद में बड़ौदा के राजा ने समर्थन दिया, उनके ट्रिप स्पॉन्सर किया और वो वहाँ पर पहुँचे हैं। सो आप ऑब्ज़र्व करिए कि किनके परिवारों के लोग शिक्षा ले पाए आज़ादी के पहले। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या फाइनेंशियल स्टेटस था उनका? अच्छी फ्लरिशिंग फैमिली से आते थे वो सारे, उनकी माली कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी थी। लेकिन अगर हम आज़ादी के बाद देखें तो कितने ही तमाम ऐसे वर्ग हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, चाहे वो ओबीसीज़ हैं, चाहे जनरल कैटेगरी में तमाम गरीब परिवार के बच्चे जो मेरिटोरियस हैं, वो शिक्षा नहीं ले पाए क्या? उनका विकास नहीं हुआ, उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई। तो ये ज़रूरी था कि स्टेट आए इन इंस्टीट्यूशंस को लेके, प्राइवेट प्लेयर नहीं, स्टेट। आज भी आप प्राइवेट एमबीबीएस की फ़ीस और गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस फ़ीस का अंतर पता कर लीजिए, है ना। आप आज भी आईआईटी से जो जिस क्लास की डिग्री आपको मिल रही है, वही डिग्री वर्ल्ड लेवल पर ज़रा खर्चा पता करिए आप, मतलब घर बार ज़मीनें सब बिक जाएंगी आपकी। लेकिन अगर आपने सीट निकाल ली आईआईटी की, कोई टेंशन ही नहीं है, चुप करके बैंक लोन लीजिए, ख़त्म कहानी। और फीस भी ठीक है, एकदम ओके रिपोर्ट है। पीछे 2 लाख थी, अब प्रपोजल दिया था बढ़ा के 10 लाख करनी है। वो होता है नहीं होता, अगर हो भी जाती है उसके बाद भी इट इज़ स्टिल इन दैट मच रेंज। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सोशलिज्म, ओके, द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। समझ में आई? तो ऐसे में वो फैक्ट्री, वो कंपनी जो सरकार लगाएगी, वो जो रिसोर्सेज, चाहे माइनिंग के वाया, चाहे डैम के पानी के वाया बिजली बनाई, चाहे कुछ भी सड़क बनी, उसका लाभ सरकार तमाम लोगों तक पहुंचाएगी। तो अल्टीमेटली वो डेवलपमेंट सबकी होगी, सब आगे आएंगे, सबका विकास होगा, ऐसा वादा किया गया था। लेकिन रिजल्ट इसके उलट निकले। जितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने बोला था उतनी हो नहीं पाई, पॉवर्टी जितनी दूर करना बोला था हो ही नहीं पाई, इनइक्वालिटीज़ बढ़ी, कंसंट्रेट हुई, इंक्रीज़ हुई, अल्टीमेटली रीजनलिज्म की टेंडेंसी और स्ट्रेंथेंड हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे डेवलप नहीं हो पाया, उल्टा भारत पर कर्जा चढ़ा और हमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन करना पड़ा। इसकी वजह से हुआ ये कि हमने अल्टीमेटली देखा कि प्रोक्लेम्ड प्रॉमिस कुछ था, लेकिन ऑन ग्राउंड तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो कैपिटलिस्ट पैटर्न पर ही होता रहा। ऑन ग्राउंड जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ
वो कैपिटलिस्ट पैटर्न पर ही होता रहा। और उसका मतलब यहाँ पर ये है, यहाँ पर इसका मीनिंग ये बताने की कोशिश है कि पहले शुरुआती 40 वर्षों के दौरान 1950 से 1990 तक हम बेसिक इंडस्ट्रीज़ खड़े करते रह गए, हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते रह गए, हम इकोनॉमी को किसी न किसी लेवल पर एक किक स्टार्ट देते रह गए। सही मायने, क्योंकि उस समय में जीडीपी ग्रोथ रेट हम उतना अचीव कर ही नहीं पाए। सही मायने में इकोनॉमी ने जो इनकम जनरेट करनी शुरू की है वो 1991 के बाद की है, लेकिन वो जो इनकम जनरेट हुई है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की है, क्योंकि वो प्राइवेट प्लेयर लेड डेवलपमेंट है। और ऐसे में जब प्राइवेट प्लेयर लेड डेवलपमेंट इंडिया में हुई तो वेल्थ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने की बजाय कंसंट्रेट हुई, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ थी ज़्यादातर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के कारण। इसमें पूंजी का भारी निवेश किया गया, जिसका कारण था, जिसके वजह से टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट हुआ, मशीनरी में इन्वेस्टमेंट हुआ, इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट हुआ, जिसके कारण से जीडीपी रिजल्ट्स ज़्यादा बढ़े, लेकिन रोज़गार इतना पैदा नहीं हुआ। मतलब ये है कि बीइंग एंटरप्रेन्योर मैं पहले के मुकाबले ज़्यादा कमा रहा हूँ, वो ऐसा नहीं है कि वो जो ज़्यादा कमाई है वो ज़्यादा लोगों में बढ़ रही है क्योंकि ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ रही है काम के लिए। वो ऐसा था कि बीइंग एंटरप्रेन्योर अब इकोनॉमी ओपन हो चुकी है, मुझे ग्लोबली कम्पीट करना है, ऐसे में मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी और कीमत ऐसी रहनी चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट इंटरनल और इंटरनेशनल मार्केट में सस्टेन करे। तो इसके लिए ये ज़रूरी था कि मैं उसकी लागत मूल्य घटाऊं, उसकी जो कॉस्ट आती है वो मैं रिड्यूस करूं। उसके लिए ज़रूरी था कि मैं प्रोडक्ट में इनोवेशंस करूं, मैं रिसर्च पे खर्चा करूं, मैं मशीन्स लेकर के आऊं, नई टेक्नोलॉजीज़ लेकर के आऊं, और मैं ऑपरेशंस वहाँ करूं मैन्युफैक्चरिंग पे जहाँ लेबर सस्ती है, जहाँ पे लेबर लॉज कमज़ोर हैं, जहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा सपोर्टिव है। तो ऐसे में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई वो उन्हीं शहरों में गई जिन शहरों में पहले से ही अच्छा डेवलपमेंट था। ऐसे में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडियन भी लगी वो उन्हीं सेक्टर्स में और उन्हीं इलाकों में गई जहां पर मुनाफे ज़्यादा थे, और उन्हीं लोगों को एब्जॉर्ब किया गया इन इंडस्ट्रीज़ में जो स्किल्ड थे, डेवलप्ड थे, टैलेंटेड थे, जो मॉडर्न इकोनॉमी के साथ चल सकते थे। लेकिन बाय एंड लार्ज हमारी सोसाइटी इलिटरेसी में थी, अनएजुकेशन, अनस्किल्ड थी और ग्रामीण थी। उनका क्या हुआ इस इकोनॉमिक ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री के दौरान, वो छूट गए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई बट एक्सक्लूसिव, मतलब वो एक्सक्लूसिव थी, उसने बहुत से लोगों को उस इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट से एक्सक्लूड कर दिया। सो इट वाज इकोनॉमिक ग्रोथ बट इट वाज एक्सक्लूसिव, दैट इज़ द जॉबलेस ग्रोथ। जॉब ग्रो नहीं हुई साथ में। हमने माना कि निवेश करो, जीडीपी ग्रो करेगी, और अगर एक बार जीडीपी ग्रो हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, तो फिर परकोलेशन इफेक्ट एग्जीक्यूट होगा, ट्रिकल डाउन थ्योरी, कि सारा बेनिफिट टॉप से बॉटम तक रिस्क के सब तक पहुंच जाएगा। बट हम इसमें अटरली फेल्ड हुए। क्यों? क्योंकि परकोलेशन थ्योरी ने काम नहीं किया। लाभ जो हैं वो रिस्क के निचले स्तर तक नहीं पहुंचे, वो तब पहुंचते क्योंकि इकोनॉमी का नेचर बदल गया है। ऐसे में मान लीजिए कि मैं घर में आपके साथ पहले मिलकर के एक तेल निकाला करते थे हम सारे, मैनुअल लेबर लग के, लेकिन अब मैं एक नई मशीन लेके आया, मेरी ट्रेनिंग तो हो गई, मुझे तो पता है उस मशीन को ऑपरेट कैसे करना है। आप 9 लोगों की मैंने साथ में ट्रेनिंग नहीं कराई, तो अब उस मशीन से जो तेल बन रहा है, उससे जो कमाई आई है वो आप लोगों में तभी डिस्ट्रीब्यूट होगी अगर आप उस तेल बनाने में किसी भी प्रोसेस में आप यूज़ हुए होंगे। आप यूज़ ही नहीं होंगे क्योंकि आप स्किल्ड ही नहीं हैं, आपको तो वो कोई आर्ट सिखाई ही नहीं गई है, कोई ट्रेनिंग हुई ही नहीं आपकी। तो ऐसे में आपका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं हो रहा उसमें, तो आप बेनिफिट्स भी नहीं गेन कर रहे। तो जब आप एक टेक्नोलॉजी बेस्ड, इन्वेस्टमेंट बेस्ड, मशीन बेस्ड इंडस्ट्री और इकोनॉमी ग्रो कराते हैं, साइमल्टेनियसली आपको अपने ह्यूमन को भी रिसोर्स की फॉर्म में डेवलप करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट करना है, ताकि वो ह्यूमन रिसोर्स उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे और उससे बेनिफिट डिराइव करे, वो उसकी विकास में कंट्रीब्यूट करे, और जो विकास का रिजल्ट आ रहा है उससे वो ये भी विकसित हो, स्वयं भी विकसित हो। अगर ये नहीं होता है तो कैपिटलिस्ट को, यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट को, लेबर कहीं से मिलेगी जो उसे ज़रूरी है, वर्कर मिलेगा, स्किल्ड होगा, वो जहाँ से फैच कर सके वो करेगा, और नहीं मिलेगा तो वो इनोवेशन के वाया उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लेगा, वो और ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। तो हमारे देश में 1991 के बाद
कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, लेबर इंटेंसिव डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिसके कारण जो जीडीपी ग्रोथ रेट हुई वो एम्प्लॉयमेंट का सृजन करने में नाकामयाब हुई। पहला तो पॉइंट ये। दूसरा, जो कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई वो अधिकतर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हुई, ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं हुई। और पहले से जो लोग इकोनॉमी के ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे थे, सरकारी कंपनियां बंद होने के कारण पहला, और दूसरा प्राइवेट प्लेयर के द्वारा अपने काम आउटसोर्स कराने के कारण वो ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी कैजुअलाइज हो गई। तो 1991 के बाद की ग्रोथ यात्रा के नतीजे ये निकले कि एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ ओवरऑल ही जॉबलेस थी, उसमें उतना कैपेसिटी नहीं था कि वो जितनी ग्रोथ है उतनी जॉब क्रिएट करे, फर्स्ट। सो दैट्स वाई इट वाज एक्सक्लूसिव ग्रोथ। एंड सेकंड वाज, वो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं हो करके, ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट को जन्म ना दे करके कैजुअलाइजेशन ऑफ द जॉब करा रही थी। ये सेकंड एलिमेंट है। एंड थर्ड एलिमेंट इज़ कि ओवरऑल ऑर्गेनाइज सेक्टर ने ही लीड किया एम्प्लॉयमेंट में। 92% लोग ओवरऑल अनऑर्गेनाइज सेक्टर ने ही लीड किया जॉब सेक्टर को। 92% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट हैं वर्क फोर्स के। ओनली 8% लोग, करेक्ट करिए, 92% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड है वर्क फोर्स के। ओनली 8% लोग ही ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। ओके, तो जब कैजुअलाइजेशन और हो जाएगा, पहले की फॉर्मल सेक्टर जॉब्स ख़त्म, ऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स ख़त्म, और अब आप हो गए हैं अनएम्प्लॉयड। दूसरा, आपके पास ऑप्शन आ गया है कि कैजुअलाइज हो जाओ, कैजुअल वर्क आ जाओ, या फिर कंपनियां आउटसोर्स करने लगी हैं क्योंकि मुनाफे बनाए रखना ज़रूरी है। हर तरह से वर्कर की परिस्थिति डिग्रेड हुई है, हर तरह से। दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, तो पैसा किसके पास गया? हुआ क्या है फिर देश में? ये कैसे जादू हुआ कि एक देश है, इसका नाम है इंडिया, जैसे कि एक घर है। पहले ये घर यानी कि ये देश बनाता है महीने का 1000 रुपया, अब ये बनाता है महीने का 1 लाख। और ये हो रहा है कि पहले इस देश में 5 लोग थे, यानी कि इस घर में 5 लोग थे, पाँचों के पाँचों का एक सिमिलर सा स्टैंडर्ड था, लेकिन वो 10,000 की कमाई, 1,000 की कमाई में भी एक लेवल था, स्टैंडर्ड था। अब कमाई 1 लाख हो गई है और 4 लोग फटे हाल में नज़र आ रहे हैं क्योंकि उन पाँचों में से कोई एक बड़ा अल्ट्रा रिच नज़र आ रहा है। तो इससे इनइक्वालिटीज़ और बढ़ी, क्लास डिफरेंसेस और क्रिएट हुए। इंडिया और भारत जैसी 2 एंटिटीज़ क्रिएट हुई। इंडिया जो कि कुछ मुट्ठी भर लोगों का वो शहरों से जाना जाने वाला इलाका, जिन बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अगर कोई विकास था तो था, और उसमें भी उन क्लासेस के पास पैसा था जो मर्चेंट, ट्रेडर, एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियल क्लासेस थी मेजॉरिटी, बाकी लोगों के पास नहीं। और ग्रामीण इलाके पिछड़ते गए, एक खेतीबाड़ी पिछड़ती गई, खेतीबाड़ी में लगे लोग पिछड़ते चले गए। तो अल्टीमेटली एक डिवाइड क्रिएट हुआ, एक भारत जो बुनियादी सुविधाओं से डिप्राइव्ड था, शिक्षा से, चिकित्सा से, पीने वाले पानी से, हाउसिंग से, फ्यूचर डेवलपमेंट से डिप्राइव्ड था, और एक इंडिया जो कि फ्लरिशिंग स्टेट में नज़र आता था, जो कि एक बहुत स्टीप क्लास डिवीज़न दिखा रहा है, जहाँ पर बेअंत लोग स्लम्स में भी बस रहे हैं। एक बड़ा तबका लोअर मिडिल क्लास का है जो सर्वाइवल और सस्टेनेंस में जी रहा है, लेकिन बहुत ही मुट्ठी भर लोग, सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं जो सो कॉल्ड लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, पर वेल्थ तमाम देश की वही कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो गई। तो ऐसे में फिर लोगों की जो इनसिक्योरिटीज़ थी वो गई नहीं। लोग मानते थे कि भाई सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी बेस्ड प्रॉमिस्ड इकोनॉमी फ्लरिश होगी, एम्प्लॉयमेंट आएगी, पॉवर्टी जाएगी, रोज़गार आएगा, गरीबी जाएगी, इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म होंगी। रोज़गार आया नहीं, गरीबी गई नहीं, इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म नहीं हुई, क्लास डिविजन्स और इंक्रीज़ हो गई। और अब एक चीज़ हुई कि गांव का विकास हो नहीं रहा पर जनसंख्या बढ़ रही है और खेती पे अधिक लोग निर्भर हैं, खेती कमाई दे नहीं रही, और ऐसे में पैरेलली शहर विकसित हो रहे हैं। तो लोगों में एक होप और एस्पिरेशन क्रिएट हुई कि शहरों में शायद विकास हो जाए। अनस्किल्ड लोगों की बाढ़ गांव से निकल के शहरों की ओर आ गई। तो हैवी माइग्रेशन ट्रेंड ऑब्जर्व हुए हैं रूरल टू अर्बन, और दैट टू दोज पीपल आर अनस्किल्ड, वो अनस्किल्ड हैं। और शहरों में जो उद्योग है, जो उसके विकास का कारण है, वो स्किल बेस्ड सेक्टर है, और आप में स्किल्स है नहीं। तो ये तमाम लोग जो गाँव से शहरों की ओर अनस्किल्ड मैनर में, इलिटरेट, अनएजुकेटेड लोग जो शहरों की ओर आए, इनको वो सेटिस्फेक्शन
हुई नहीं, वो एस्पिरेशंस फुलफिल हुई नहीं जिसके तहत ये आए थे। ऐसे में इनके अंदर बेअंत फ्रस्ट्रेशन भरी हुई थी। तो एक ये बड़ा तबका माइग्रेंट्स का फ्रस्ट्रेटेड है और ये रूटलेस हैं, इनकी जड़ें जहाँ हैं ये रह वहाँ नहीं रहे, जहाँ ये रह रहे हैं वहाँ पर कोई डीप आइडेंटिटीज़ इनकी है नहीं, इन्हें यूटिलाइज़ करना आसान होता है, इन्हें भड़काना आसान है, पहचान की समस्या है, पहचान इनकी है नहीं। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति की आइडेंटिटी अभी वहाँ पर डीपली रूटेड नहीं है, ऊपर से वो है फ्रस्ट्रेटेड और वो आया था हाई एस्पिरेशंस के साथ, तो इन फ्रस्ट्रेशंस को आप किसी मैनर में चैनलाइज कर सकते हो। यू कैन हार्नेस देम इन एनी मैनर, अगर ज़रूरत पड़े तो, समय पड़े तो। दूसरी तरफ देश का युवा, अब वो गांव का है या शहर का, वो बेरोज़गार के लिए त्रस्त है। तीसरा, शिक्षित है, एजुकेटेड हो गया है और अब ये रोज़गार नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है उसकी एजुकेशन के लेवल और उसकी एक्सपेक्टेशन के लेवल के मुकाबले बहुत कमज़ोर है, उसका फ्रस्ट्रेशंस अलग से है, तो वो बहुत बड़े लेवल पर फ्रस्ट्रेटेड है। तीसरी तरफ पॉलिटिक्स बड़े पैमाने पर रिलीजन के बेस पर की जाती रही, जिसके कारण से राजनीति में धर्म घुसा और साइमल्टेनियसली राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन भी हो रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट ट्रेंड, that religion gradually entered into the Indian politics and simultaneously Indian politics was being criminalized। एक तरफ से धर्म की एंट्री हो रही है और दूसरी तरफ से पॉलिटिक्स भी क्रिमिनलाइज्ड हो रही है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, क्योंकि मेजॉरिटी क्रिमिनल्स जो हैं वो पॉलिटिक्स में जो लोग हैं उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड्स पाए जा रहे हैं, उन पे केसेस हैं, उनकी धाराएं हैं, ये सारी चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये भी चलता रहा इन दशकों के दौरान। और आप अगर भारत में राजनीति को देखें तो ऐसा माना जाता है कि राजनीति के नज़दीक आ जाएं, राजनीतिक लोगों के नज़दीक आएँ, सत्ता के को कंट्रोल करें तो आपकी कम्युनिटी का विकास हो जाएगा। और ऐसे में डेमोक्रेसी में वोट बैंक पॉलिटिक्स बहुत भारी रहा। अलग अलग पार्टीज़ ने अलग अलग थॉट के बेसिस पर अलग अलग समुदायों को सपोर्ट गार्नर करने के लिए इंचेंट किया और धार्मिक ग्राउंड्स को यूटिलाइज़ किया। किसी ने अपीजमेंट की पॉलिसी फॉलो की किसी माइनॉरिटी ग्रुप के प्रति, और किसी ने अल्टीमेटली पोलराइजेशन किया मेजॉरिटी का। तो ये माइनॉरिटी अपीजमेंट, मेजॉरिटी पोलराइजेशन, क्योंकि माइनॉरिटीज़ तो पहले से ही माना जाता है पोलराइज्ड होती हैं, ये सारी चीज़ों ने बड़े पैमाने पर भारतीय राजनीति में धर्म के विषयों को डाल दिया, घुसा दिया। तो ऐसे में अब अगर किसी एक कम्युनिटी का विकास हो रहा है या उस कम्युनिटी से जुड़े लोगों, उनके विचारधाराओं को, मान्यताओं को ज़्यादा जगह दी जा रही है, तो दूसरी कम्युनिटी जो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, यूथ ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, बेरोज़गारी बहुत है, काम मिल नहीं रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट आ नहीं रहा है, इनसिक्योरिटीज़ रैम्पेंट हैं, और ऊपर से ओवरऑल कम्युनिटी में एक सेंस पेनिट्रेटेड है कि ड्यू टू हम इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये राजनीति हमारे साथ ऐसा कर रही है, राजनेता हमारे साथ ऐसा कर रहा है, हमारी परिस्थिति सुधरेगी नहीं। तो वो कम्युनिटी को फिर आप ईज़िली यूटिलाइज़ कर सकते हैं ऑन कम्युनल ग्राउंड्स, ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स। उसके एंगर को आप एक दिशा दे सकते हैं किसी दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट अपने वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। तो एक माहौल बना होता है, समझो आप, एक पूरा माहौल बना हुआ है। सिर्फ इसे ऐसे ट्रीट कर देना कि कम्युनल वायलेंस है क्योंकि दो धर्म के लोग रहते हैं इसलिए वायलेंस है, देखो ऐसा नहीं है। दो धर्म के लोग रहते हैं, देयर आर मैनी सिटीज़ जहाँ पर दो धर्म, चार धर्म के लोग रह रहे हैं, फिर वहाँ वायलेंस क्यों नहीं है? फिर दूसरी सिटीज़ में ही क्यों है? वाई देयर आर फ्यू एरियाज़ जहाँ पर है ना? अंडरस्टैंड करो, दीज आर द रीजन्स। अब जो वेल डेवलप्ड हैं, अच्छी एजुकेशन है, अच्छी सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वहाँ लोगों के पास, पॉलिटिशियंस आर एजुकेटेड एंड इवन द वोटर्स द पीपल दोज हु आर इलेक्टिंग द पॉलिटिशियंस दे आर एजुकेटेड, the peoples are voting on the secular demands and likewise the leaders are serving the secular demands, they are fighting on the secular issues. In those cities there are diverse people, those who are living in that area for a very long time, but there are no problems. वहाँ तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सिक्योरिटीज़ हैं, लोग एजुकेटेड हैं, रोज़गार है, विकास है, पीपल आर हैप्पी। लेकिन देयर आर पॉकेट्स जहाँ कोई सुविधाएं नहीं पहुँची हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं लोगों में। और ऐसे में अगर लोगों के अंदर कम्युनिटी थॉट्स को हम बहुत ज़्यादा इंचेंट कर दें, रिलीजियसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए,
तो दे आर वेरी रिसेप्टिव टू द कम्युनल थॉट्स, दोज पीपल आर हाईली रिसेप्टिव टू द कम्युनल थॉट्स। तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे किसी धार्मिक विचार को कि हाँ हमारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इस तरह से हैं, और हमारा सुधार इसी में है कि हम इस विचारधारा को बदल दें। हम इस